यूज करते हैं। और कैसे करते हैं बच्चों, देखो ध्यान से सुनना। बेस्ट यूज इन डीएम पेशेंट्स, कैसे यूज करते हैं? जो डीएम के पेशेंट्स होते हैं, जो डायबिटिक मेलाइटिस के पेशेंट होते हैं, उसको क्या आता है? प्रोटीन यूरिया, मतलब प्रेजेंस ऑफ प्रोटीन इन यूरिन। प्रोटीन यूरिया या प्रोटियो यूरिया इसको हम लोग बोल सकते हैं। ठीक है, ये क्या करता है यार, ये जो नेफ्रोपैथी है उसको क्या करता है? रिस्क को कम कर देता है। ठीक है, क्या करता है ये? नेफ्रोपैथी के रिस्क को कम करता है। कैसे करता है? मैं लिख सकता हूं डायरेक्ट। जो एस इनहिबिटर्स थे, एस इनहिबिटर्स डायरेक्टली डिक्रीजेस द रिस्क ऑफ नेफ्रोपैथी। जो किडनी डिजीज वगैरह होती हैं डीएम के पेशेंट्स में, उसको क्या कर सकता है? डिक्रीज कर सकता है बाय कीप द प्रोटीन इन बाइंडिंग फॉर्म। प्रोटीन को क्या कर सकता है? ये बाइंडिंग फॉर्म में अपने साथ रख सकता है। बाय कीपिंग द प्रोटीन इन बाइंडिंग फॉर्म। प्रोटीन को अपने साथ में बाइंड कर लेगा, जिसकी वजह से अब क्या होगा? प्रोटीन बाहर नहीं आएगा। जितना ज्यादा बॉडी में प्रोटीन अब अच्छे से रहेगा, अच्छे से मेटाबॉलिज्म होगा उसका, तो क्या हो सकता है बच्चों? वहां पर जो हमारी बॉडी में जितने भी मसल्स वगैरह थी उसकी ग्रोथ अच्छे से हो सकती है। बाय कीपिंग द प्रोटीन इन बाइंडिंग फॉर्म, तो वहां पर मसल्स में क्या हो सकता है? अच्छे से ग्रोथ हो सकती है। तो नेफ्रोजेनिसिटी की वहां पर प्रॉब्लम क्या हो जाती है? ट्रीट हो जाती है। तो इसलिए बेस्ट यूज इन डीएम पेशेंट्स, तो मैं बोल सकता हूं फर्स्ट ड्रग ऑफ हाइपरटेंशन इन डीएम पेशेंट्स कौन सी होती हैं बच्चों? एस इनहिबिटर्स। एस इनहिबिटर्स, उसमें से भी कौन सी मेन ड्रग आती है? एनालप्रिल। कौन सी आती है बच्चों? एनालप्रिल हम लोगों को देखने को मिलती है। नेक्स्ट के बारे में अगर मैं आप लोगों से डिस्कस करता हूं, ये तो हो गया था हमारा एस इनहिबिटर्स के बारे में। नेक्स्ट मैंने आप लोगों को बताया था कि ऑर्थोस्टैटिक हाइपोटेंशन क्या होता है। दूसरा मैंने क्या बोला कि ऑर्थोस्टैटिक हाइपोटेंशन को हम लोगों ने क्या बोल दिया था? पोस्चरल हाइपरटेंशन। देखो क्या होता है ऑर्थोस्टैटिक हाइपोटेंशन। अगर किसी पेशेंट का बीपी पहले ज्यादा था, 150 बाय मान लो 96 था, क्या था? 150 बाय 96 था। हम लोगों ने क्या दे दिया? एस इनहिबिटर्स क्या कर दिया? पेशेंट को दे दिया। एस इनहिबिटर्स मतलब कोई भी क्या? एनालप्रिल, रेमिप्रिल और एनालप्रिल उसको वहां पर, या पेरेंडोप्रिल वहां पर दी गई है। एस इनहिबिटर दिया। अब पेशेंट क्या है? पेशेंट इन सुपाइन पोजीशन। पेशेंट कौन सी कंडीशन में है बच्चों? सुपाइन कंडीशन में है। ठीक है, तो उस कंडीशन में हम लोगों ने पेशेंट का बीपी चेक किया, 120/76 हम लोगों को मिला, और 128 मान लो, चलो 128/76 मिला। पेशेंट क्या होगा? अब हमने पेशेंट को सीटिंग पोजीशन में रखा। पेशेंट को क्या किया? सीटिंग पोजीशन में रखा। और बीपी को कितनी देर में चेक किया? मेजर द बीपी आफ्टर 15 मिनट। मेजर द बीपी आफ्टर 15 बोल दो या 10 to 15 मिनट बोल दो, बात एक ही है। ठीक है, या तो 10 मिनट में करो या 15 मिनट में करो, वो डॉक्टर के एडवाइस के ऊपर हम लोगों को क्या करना है? उनकी उनकी इंस्ट्रक्शंस को क्या करना है? फॉलो करना पड़ता है। अगर डॉक्टर ने बोला कि 10 मिनट के बाद बीपी चेक करना, तो 10 मिनट के बाद चेक करना है। अदरवाइज 15 मिनट के बाद भी आप लोग क्या कर सकते हो? बीपी को चेक कर सकते हो। जब पेशेंट लेटा हुआ था तो वहां पर हम लोगों ने पेशेंट का बीपी देखा, 128/76 mm ऑफ Hg था। जब 15 मिनट के बाद हमने फिर से पेशेंट को बीपी चेक किया, लेकिन अब पेशेंट कैसी कंडीशन में है? सीटिंग पोजीशन में है, मतलब 60 डिग्री से लेकर के 90 डिग्री के एंगल पे वो क्या है? बैठा हुआ है। वहां पर अगर सिस्टोलिक बीपी डिक्रीजेस अप टू 20 mm ऑफ Hg और मोर देन 20 mm ऑफ Hg, या फिर 20 mm ऑफ Hg से क्या हो जाए? ज्यादा डिक्रीज हो जाए। मैं दूसरा बोलता हूं डायस्टोलिक बीपी, या दूसरा क्या बोले बच्चों? डायस्टोलिक बीपी के बारे में हम लोग डिस्कस करें। डायस्टोलिक बीपी कितना हो जाए? डिक्रीजेस अप टू 10 mm ऑफ Hg और मोर देन 10 mm ऑफ Hg। ठीक है, या मैं ऐसे क्या लिख सकता हूं? अगर सिस्टोलिक बीपी डिक्रीजेस मोर देन और इक्वल टू 20 mm ऑफ Hg और डायस्टोलिक बीपी कितना कम हो जाए बच्चों? डिक्रीजेस मोर देन और इक्वल टू 10 mm ऑफ Hg। जब ऐसी कंडीशंस आप लोगों को देखने को मिलती हैं, तो हम लोग वहां पर क्या कर सकते हैं कि
पेशेंट को अपनी पोजीशन के अकॉर्डिंग क्या है, बीपी फॉल हो रहा है। तो यहाँ पर नर्सिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या आता है आप लोगों का, एक मेन नर्सिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी आता है, आप लोगों को बोलना है आफ्टर अवेकनिंग, जब पेशेंट उठता है, आफ्टर अवेकनिंग एडवाइज द पेशेंट टू रेस्ट इन सिटिंग पोजीशन, पेशेंट को सिटिंग पोजीशन में रेस्ट करने के लिए बोलना है फॉर 10 to 15 मिनट विद हैंगिंग लेग्स, टांगों को लटका के रखना है। ठीक है बच्चों, यह आप लोगों को क्या होता है, हमारा नर्सिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी वहां पर बनता है। आफ्टर अवेकनिंग एडवाइज द पेशेंट टू रेस्ट इन सिटिंग पोजीशन फॉर 10 to 15 मिनट विद हैंगिंग लेग्स, पेशेंट को बोलना है कि आपको अपनी टांगों को क्या करना है, हैंग करके रखना है, ज्यादा लटका के रखना है और मूव करते रहना है, और 10 से 15 मिनट के लिए आपको बैठना है, तब आप लोगों को चलना है। एकदम से बीपी फॉल नहीं हो पाता ना यार, सॉरी एकदम से बीपी इंक्रीज तो होगा नहीं, बीपी फॉल हो रहा था तो उस टाइम पे पेशेंट के लेग्स में क्या हो जाएगा, अच्छे से बीपी सर्कुलेट होगा, रेजिस्टेंस बढ़ेगा तो ब्लड सर्कुलेशन क्या होगा, वापस हार्ट की तरफ आएगा और सभी ऑर्गन्स को क्या हो सकता है, ब्लड सप्लाई अच्छे से हो सकता है। डियर स्टूडेंट्स, आज इतना ही है, नेक्स्ट फिर हम कल नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे बच्चों। ठीक है, इतना आप लोग याद रखना। थैंक यू फॉर द क्लास।